तो आइए क्लास 9th हम लोग अपने गति के ही लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम पे हम चाल की बात कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो। समान चाल, असमान चाल और औसत चाल, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को जो अपना टॉपिक बढ़ाना है वो है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, ताक्षणिक चाल से मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी वक्त पे आपकी गाड़ी का क्या चाल है एट रैंडम। जैसे आप लोग बाइक चलाए होंगे तो बाइक में आप एक कांटा देखते हैं ना, कि जो कांटा होता है वो ताक्षणिक वेग दिखाता है। वो कभी भी औसत चाल या बाकी चीज नहीं दिखाता, वो ताक्षणिक चाल दिखाता है। मतलब उस समय जो स्पीड है आपके गाड़ी की क्या है। ताक्षणिक चाल किसी भी क्षण पे, किसी भी क्षण पे वस्तु का चाल दिखाता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, चाल के लिए हम लोग हमेशा यूज क्या करते हैं? चाल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं v को भी और s को भी। वेग के लिए फिलहाल v होता है, लेकिन यहां पे ताक्षणिक चाल है तो चाल का ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा। हमारे सिलेबस में चाल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है या आगे भी ज्यादा यूज नहीं है, वो वेग ही रहता है। तो हम इसको भी v से ही लिख दे रहे हैं। v इंस्टेंट मतलब क्षणिक, उस समय का। तो ये जो होगा बेटा वो होगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। मतलब जिस समय पे हमने वेग को देखा बटे उस समय का टाइम या समय, उस समय का। ठीक है, तो ये जो है अपना यूज में थोड़ा कम आएगा। अभी न्यूमेरिकल्स इस पे देखेंगे तो थोड़ा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको सफा करें। ये कल का एक टॉपिक हमारे लेक्चर में छूट गया था। अब हम जल्दी से बात करते हैं। आज हम लोग आते हैं, आज हम लोग को चाल भी वेग भी खत्म करना है और त्वरण भी, क्योंकि पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। अब चालू हो गया तो ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे वेग की। तो देखिए, वेग और चाल मैंने आपको पहले बोला था दोनों सेम है। चाल बराबर दूरी बटे समय था। यहां पे बस इतना हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब जो वेग है इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक समझते हैं हम, इसको किसमें नापेंगे? तो क्लियर सी बात है, जो विस्थापन है, विस्थापन को किसमें नापेंगे भैया? विस्थापन मतलब चली गई लंबाई या चली गई दूरी या चली गई सबसे छोटी दूरी। विस्थापन यही तो होता है ना, कि चली गई जो हमारी सबसे छोटी दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन को हम नापेंगे मीटर में और समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। देखिए, अब हमारी एक बात समझ लीजिए, जो समय है उसको मिनट और घंटे में भी नापने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको याद है ना कि हमने पहले लेक्चर में बात किया था पद्धति की, याद होगा कि पद्धतियां तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन हम एसआई पद्धति नापते हैं। और एसआई पद्धति में जो द्रव्यमान को हम नापते हैं, द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में नापेंगे, लंबाई को हमेशा मीटर में नापेंगे और समय को हमेशा सेकंड में नापेंगे। तो ये एसआई पद्धति है। देखो, लंबाई को मीटर में नापा और समय को सेकंड में। तो वेग का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेग का हमारा जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, कई तरह से लिखा जा सकता है, मीटर प्रति सेकंड। अब ये नीचे था,
इसको ऊपर लाए तो इसमें जो 1 पावर थी वो 1 इनवर्स हो गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड, ठीक है, वही चीज है, बस मैंने उसको कई तरीके से लिख दिया इधर उधर करके। बोलो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हम पूछेंगे कि वेग जो है वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो याद करिए जल्दी से, अदिश सदिश के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि वे राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। वे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम सदिश बोलते हैं। अब देखिए एक बात समझिए, ये जो हमारा विस्थापन है, जो विस्थापन है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश है, और समय कैसा है, अदिश है। लेकिन समय आ गया तो अब इसके कारण से वेग भी क्या बन गया, वेग भी सदिश बन गया। तो वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है भैया, वेग भी हमारी सदिश राशि है। बोलो क्लियर है, नोट कर लीजिए, सिंपल सा टर्म है। सफा करें इसको भी, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको अब आप लोग वर्ड्स में लिखिएगा, हमने क्या इसको समझाने के हिसाब से ऐसे बता दिया है, ठीक है। सफा करें भैया। अब देखिए हमें यहां पे बात करनी है वेग के प्रकार। किसके प्रकार, वेग के प्रकार। तो बेटा वेग के भी सेम उतने ही प्रकार होते हैं जितने हमने चाल में डिस्कस करे थे। जल्दी जल्दी लिख डाला जाए। समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा औसत वेग, चौथा ताक्षणिक वेग। साथ ही में एक और पॉइंट आएगा, सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग। बुक में है दिया गया। सापेक्ष वेग निरपेक्ष वेग को हम ओरली बताएंगे, सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, सापेक्ष वेग। क्लियर है। तो इतने तरह के वेग की बात हमको यहां पे करनी है। अब देखिए इतने तरह के वेग की बात करनी है तो हमको यहां पे क्या करना होगा, हमको यहां पे एक को डिस्कस कर लें। भाई डेफिनेशन आप लोग जान लो, ठीक है। समान वेग और असमान वेग, स्पेलिंग गलत हो गई, समान वेग और असमान वेग, ठीक है। चला जाए आगे। तो पहला चीज है हमारा भैया यहां पे सापेक्ष वेग, सापेक्ष बोले, समान वेग। अब देखो समान वेग और असमान वेग, तो जो कल समान चाल और असमान चाल पढ़ा है वो तुरंत समझ जाएगा कि यदि समान समय में समान विस्थापन हो, छोटा सा समान समय, अब देखो इसको समान समय भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ समान समय अंतराल भी लिख सकते हैं। दोनों चीज आप लिख सकते हैं। समय अंतराल मतलब टाइम इंटरवल, जैसे अभी 1 घंटा हुआ तो अभी जो समय की हमने शुरुआत की वो कहां से की, जीरो से की, और कहां तक गया, 1 घंटे तक गया। तो यहां ये जो बीच का समय होगा इसी को हम बोलते हैं समय अंतराल। हम ये कभी नहीं लिखेंगे, हम हमेशा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 घंटा, ठीक है। फिर जैसे मान लो 1 घंटे से 2 घंटा हुआ तो आप समय अंतराल कैसे निकालोगे, अंत वाला माइनस पहले वाला, तो 2 - 1 कितना हुआ, 1 घंटा हुआ। तो अभी भी 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा हुआ बेटा, इसमें भी 1 घंटा हुआ। क्या होता है, जो फाइनल हो उसको इनिशियल से या अंतिम को प्रारंभिक से हम घटा देंगे तो हमारा समय अंतराल आ जाएगा। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन, हल्का ऐसे मान लो कि जैसे क्वेश्चन बना कि कोई गाड़ी चलना शुरू की, तो चलना शुरू की तो समय कितना था, 0 रहा होगा, तो इसको T1 मान ले। कुछ वक्त के पश्चात मतलब यहां पे, और तथा उसके पश्चात फिर वो चली तो इसको T3, ठीक है। तो जब भी हमको समय अंतराल निकालना होगा तो समय अंतराल इन दोनों के बीच में निकालेंगे, तो क्या होगा, T2 - T1,
और इन दोनों के बीच में क्या होगा, t3 माइनस t2, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक जो होता है वही हमारा समय अंतराल। तो समान समय अंतराल में जब कोई, अब देखिए वस्तु भी लिख सकते हैं, पिंड भी लिख सकते हैं, तो हम पिंड लिखना पसंद करेंगे। पिंड समान विस्थापन तय करता है तो उसे हम समान वेग कहते हैं। क्लियर सी बात। अब उसको क्या पूरा लिखे परिभाषा की तरह से, समान समय में समान समय अंतराल में जब समान विस्थापन होगा तो वो समान वेग हो जाएगा। और वही चीज अब इसमें क्या होगा, बाकी पूरा ऐसे पूरा यही, लेकिन क्या होगा, असमान विस्थापन होगा। मतलब यहां पे जो विस्थापन अपना हो जाएगा वो असमान हो जाएगा, और जब विस्थापन अपना असमान हो जाएगा बेटा, तो यहां पे वेग कैसा हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ये चीज तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये चीज आप लोग समझ रहे हो तो बहुत गड़बड़ चीज है। चलो अब ये समान वेग क्या होगा, समान वेग को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसको क्या बोलते हैं, असमान को क्या बोलेंगे, असमान को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज या इंग्लिश वर्ड्स को भी ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, लोग वही बोलते हैं ना बहुत स्पीड में गया, और वही चीज हम बोलते हैं बहुत वेग में गया। टर्म सेम है, लेकिन आप जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपको रहेगा पता नहीं उसने क्या बोल दिया। समझ रहे नहीं समझ रहे। आज के वक्त में हम लोग को स्पीड बहुत कॉमन चीज है, लेकिन अगर मैं वही चीज पूछ लूं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, तो लोग नहीं बता पाएंगे आधे से ज्यादा। जबकि वास्तविकता की बात बोले तो स्पीड अलग चीज है और वेलोसिटी अलग चीज है। या दूसरे वर्ड में बोले, स्पीड जो हो गई वो क्या हो गई, वो चाल हो गई, और वेलोसिटी क्या हो गई, वेग हो गई। अब देखिए दोनों का परिभाषा भी सेम है, परिभाषा में भी कोई अंतर नहीं है, या दोनों के सूत्र में भी कोई अंतर नहीं है। ये क्या है, दूरी बटे समय, और ये क्या है, विस्थापन बटे समय। तो बस अंतर इतना है, मात्रक भी सेम है, सब कुछ सेम है। अंतर बस इतना है कि यहां पे दूरी की बात हम करेंगे और यहां पे विस्थापन की बात करेंगे, कोई और अंतर नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, इसको सफा करें फिर औसत पे चला जाए। उड़ा दे इसको, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज वेग या औसत वेग क्या होता है, देखिए औसत वेग मतलब मान लो, अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से आप, अब विस्थापन ही हो रहा है, दूरी आप नहीं तय कर रहे हैं, विस्थापन। जैसे आपने कोई ए से बी तक विस्थापन तय किया, 1 घंटे में 2 किलोमीटर विस्थापन किया, फिर बी से सी में 5 किलोमीटर, वही सेम, पिछले कल भी यही एग्जांपल लिया था हमने, और आज भी वही है, और यहां पे 3 किलोमीटर। बट ये सभी के सभी क्या हैं, ये सब के सभी जो हैं, ये सब के सभी हमारे क्या हैं, ये सब के सभी हमारे विस्थापन है, दूरी नहीं है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन लिख देते हैं। अब देखिए हम आपसे अगर ये पूछें कि भैया ये जो है ये असमान वेग कर रहे हैं कि समान वेग कर रहे हैं, तो आप लोग आंख बंद करके बता सकते हैं कि सर समय तो सेम है, बट हमारा जो विस्थापन है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि सर ये असमान यहां पे वेग होगा, असमान वेग होगा। ठीक है, अब असमान वेग होगा तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने कुल जो चले, अब देखो कुल कहां से कहां तक चले, यहां से यहां तक चले, तो कुल कितना हमने समय लिया, 3 घंटा। तो कुल जो हमने चला या जितनी भी विस्थापन तय किया और जितना समय लगा, तो हमारा औसत वेग क्या, मतलब औसत वेग हम किस औसत वेग से, एवरेज समझते हैं
कि सब में बराबर, जैसे हमारे पास 10 रुपए है, आपके पास 5 रुपए और एक और लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, तो अब हमने कहा कि यार इसको बराबर से बांट देते हैं। बराबर मतलब औसत कर देते हैं, एवरेज दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं कितना पैसा है, तो टोटल 15 निकला, और कितने लोग में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है, तो 15/3 कितना हो जाएगा, 5। मतलब हम तीनों के 5, अगर 5-5 रुपए रहेगा तो वो औसत हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज या औसत, यहां पे कितना वेग होगा, तो औसत वेग कैसे निकालेंगे, यही जिस तरह अभी करेंगे। औसत वेग मतलब कैसे निकालेंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, बहुत सिंपल सा चीज है। अब कुल विस्थापन बटे कुल समय अगर हम लिखने लगेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो, वही अभी पिछला हमने जैसे माना था ना, कि जैसे मान लो ए से गए बी पे, तो जो यहां विस्थापन था वो S1 हुआ, समय T1 था, यहां से यहां गए ये S2 था, समय T2 था। देखो जरूरी नहीं कि वो हमेशा बराबर रहे। हमने जैसे अभी 1-1 घंटा 1-1 आवर्स लिए थे, जरूरी नहीं, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमको तो एक ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा ना जो सब पे हम लगा सकें। तो ये बिंदु A B C D और ये E, ठीक है, A B C D E टोटल हो गए 4, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, 5 बिंदु हो गई। हम जब A से B पे गए तो विस्थापन S1 हुआ, समय लगा T1, B से C पे गए तो विस्थापन हुआ S2 और समय लगा T2, C से D पे गए तो विस्थापन हुआ S3 और समय लगा T3, और D से E गए तो विस्थापन हुआ S4 और समय लगा T4। तो अब हमने कहा कुल विस्थापन कितना होगा, तो आप भी जानते हैं भैया, यहां से यहां टोटल हम गए तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। बोलो कोई डाउट, कुल विस्थापन यही तो होगा। और समय कितना होगा टोटल, तो भैया S1 तय करने में जितना समय लगा, फिर S2 तय करने में जितना समय लगा, फिर S3 में जितना समय लगा, फिर S4 में जितना समय लगा, यही होगा। तो कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। बोलो क्लियर है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको जोड़ने लगे, जैसे इन सभी को जोड़े, तो ध्यान दीजिएगा ये सभी एक ही मात्रक में होने चाहिए, एक ही मात्रक। अगर मीटर है तो सबके सभी मीटर में रहे, किलोमीटर है तो सबके सभी किलोमीटर में रहे। होता है ना, कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन इसी तरह हम लोग को गड़बड़ मतलब गलत करवाने के लिए। देखो सामने वाला भी जो पेपर बनाया तो वो जानबूझ के ऐसा देगा, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आपको चेक करने के लिए, आपके दिमाग को चेक करने के लिए वो जानबूझ के ऐसा करेगा। हो सकता है उसने 2 को तो मीटर में दिया, तीसरे को किलोमीटर में दे दिया, या तीसरे को सेंटीमीटर में दे दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाएंगे कि सर 1 घंटे में इतना चला तो 1 घंटे में इतना चल ही नहीं सकता। बेटा वो लॉजिक नहीं है, जो क्वेश्चन हमको उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमारा वे है, ठीक है। तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। और कन्वर्जन आप लोग को आता होगा मेरे हिसाब से कि आप सभी लोग क्लास 5th 6th 7th 8th या 1 से पढ़े हैं, तो 1 से पढ़े तो बीच में कन्वर्जन आपको सिखाए गए, तो कन्वर्जन यहाँ सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा भी। किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ये कन्वर्जन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कुल विस्थापन आ गया और ये हमारा कुल समय आ गया। अब कुल विस्थापन बटे जो कुल समय होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है औसत वेग या V एवरेज। बोलो क्लियर है। सिंपल सा टर्म है, बहुत सिंपल सा, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर डालिए, चला जाए आगे। अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। सेम ये भी वही है, अभी तक तो सब कुछ सेम ही सेम चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं हुआ, बस अंतर ये हो गया वहां दूरी था, यहां विस्थापन।
किसी समय अंतराल पे जो वेग होगा, किसी समय अंतराल पे किसी समय की जगह हम ये लिख सकते हैं, किसी निश्चित समय पर पिंड के वेग को हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। मतलब निश्चित समय पे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? तो v इंस्टेंट बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब उस समय उसका क्या विस्थापन होगा और उस समय अंतराल पे उसका वो कितना समय तय किया होगा उस निश्चित समय पे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से फिर मतलब खत्म किया जाए ना, ये कुछ अब है नहीं। सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब सापेक्ष वेग से हम क्या समझते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं भैया। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तुएं समझते हैं। जैसे आप हैं और आपके सामने हम खड़े हैं, या आपके सामने वो खड़ा है जिसको आप खड़ा करवाना चाहते हैं। समझ आए? अरे पापा मम्मी, क्या आप लोग भी सोच लेते हैं किसको खड़ा करवाएंगे, ऐश्वर्या राय थोड़ी आएंगी यहाँ। ठीक है, आप और वो दोनों सामने खड़े हैं। अब आप में से कोई एक चल दिया, जैसे आप यहां बढ़ गए तो आप और उनके बीच में कुछ विस्थापन हुआ, या मान लीजिए वो चल दिए, कोई भी एक चल दिया तो आप लोग के बीच में एक विस्थापन हो जाएगा। आप वहीं पे हैं या आप भी चल रहे हैं, आप धीमे धीमे चल रहे हो, आप मान लीजिए आप भी धीमे धीमे चल, देखिए कुछ भी केस इसमें हो सकता है। मतलब सापेक्ष वेग से आप सीधे सीधे ये समझिए कि दो वस्तुओं के बीच में होने वाला वेग, दो वस्तुओं के बीच में। अब जरूरी थोड़ी कि दो वस्तु समान नहीं चल सकते, दोनों एक स्पीड में भी चल सकते हैं। या हो सकता है एक चल रहा हो, एक धीमे चल रहा हो, एक तेज चल रहा हो, या हो सकता है एक चल ही नहीं रहा हो, एक चल रहा हो। अरे भाई, दोनों समान वेग से चलेंगे तो विस्थापन नहीं होगा, लेकिन एक चलेगा एक रुका रहेगा, या एक तेज चलेगा एक धीमे चलेगा, तो कुछ बीच में विस्थापन होने लगेगा ना धीमे धीमे। तो विस्थापन बटे समय को ही तो हम लोग वेग बोलते हैं। तो यही होगा सापेक्ष वेग। ऐसे आप सीधे से इसको लिख सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच होने वाले विस्थापन तथा उस समय के अनुपात को हम सापेक्ष वेग कहते हैं। क्लियर सी बात है। इसके बाद मैंने कई बताया ना कि हो सकता है एक वस्तु चले एक ना चले, हो सकता है एक तेज चले एक धीमे चले, समझ रहे? तो ये सब केसेस भी आप चाहिए तो लिख सकते हैं। तो ये होगा सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग आपके 11th में, 10th में तो मेरे हिसाब से सापेक्ष वेग का कोई भी टर्म नहीं आएगा, बट 11th में जब आप पहुंचेंगे तो सापेक्ष वेग आएगा, क्योंकि वहां पे अभी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा 11th में घर्षण मतलब फ्रिक्शन। हम चलते हैं पृथ्वी पे तो पृथ्वी हमको रोकना चाहता है, तो वो किसके कारण हो? वो सापेक्ष वेग होता है। या बहुत सी चीजें, पानी है रुकी, पानी नहीं चलना चाह रही है। वैसे जड़त्व के नियम से आप इसको नहीं समझ सकते। जड़त्व दूसरा चीज है। जड़त्व जो होता है किसी वस्तु की खुद की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो वस्तु नहीं चलना चाह रहा है।
लेकिन सापेक्ष वेग में क्या होगा कि वस्तु जब दूसरे वस्तु कांटेक्ट में, तो दूसरा वस्तु नहीं चलने देना चाह रहा। दोनों में अंतर है। एक वस्तु की खुद की प्रॉपर्टी होती है जो जड़त्व है, जड़त्व जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो जड़त्व क्या होता है, वस्तु की खुद की प्रॉपर्टी होती है। और सापेक्ष या घर्षण की बात करें तो कोई दूसरा वस्तु हमको रोकना चाहता है। चलिए यहां तक तो हो गया, हमारा जीवन बहुत सफल हो गया। अब यहां से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चालू होगा जिसको हम बोलेंगे त्वरण या एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या होता है, सबसे पहले हम इसके सूत्र की बात करेंगे। तो सूत्र की पहले हम लिख लें ऐसे, बस इसका परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को हम, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। किसकी दर को, वेग परिवर्तन की दर को। अब देखो हम त्वरण को जो है बेटा ए से डिनोट करते हैं। ए आया मतलब क्या आया, त्वरण आया। वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन की दर को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी। वेग बदल रहा है ना, देखिए ध्यान दीजिए, अगर वेग सेम है, जैसे कोई गाड़ी है, आप लोग देखते हैं ना, गाड़ी हो, स्कूटी हो, हर चीज में एक एक्सेलेरेटर होता है, एक्सेलेरेटर। उसको जैसे ही दबाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो गाड़ी में भागने लगती, गाड़ी तेज हो जाती है। ठीक है, और अब ये बहुत गाड़ी तेज है तो रोकना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। और जैसे अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्सेलरेटर लेते हैं तो आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे आप घुमा रहे हैं उसको, वैसे वैसे कांटा जो होता है धीमे धीमे बढ़ने लगता है, और ब्रेक लगाते हैं तो वो कांटा धीमे धीमे गिरने लगता है कि नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिए कि यहां पे वेग परिवर्तित होगा, त्वरण तभी होगा। अगर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो त्वरण नहीं होगा, या तो वेग बढ़े या वेग गिरे। समझ रहे हैं? अभी एग्जांपल और लेते हैं, इसको पहले लिख लीजिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। यहां पे जो v है अपना भैया, वे है अंतिम वेग, और u जो है वो है प्रारंभिक वेग। समझ रहे? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की हम यहां बात करेंगे, समझते हैं। एक है हमारे पास पप्पू भैया, हम पप्पू भैया के संग पीछे गाड़ी पे बैठ गए, राहुल गांधी नहीं, पप्पू भैया। आप लोग हमेशा गलत, पप्पू भैया ठीक है, उनका पप्पू नाम है, लेकिन वो पप्पू है नहीं, वो भी पढ़े लिखे हैं। आपको पता है कि जितने हम लोग के नेता हैं उनमें राहुल गांधी काफी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हाँ वो तो कुछ उन्होंने कई बार गलती, इसीलिए कहा जाता है ना कि सोच समझ के बोलिए। उन्होंने मजाक मजाक में, या तो हो सकता है किस तरीके से वो मूवमेंट ऑफ द फ्लो रहा हो कि उनके मुंह से वो चीज निकल गया हो, लेकिन अब क्या है, वो फेमस हो गया उस नाम से कि पप्पू है। वास्तविकता में वो अच्छे खासे, मतलब जितने भी हम लोग के एरिया के नेता हैं या जहां के भी नेता हैं, उनमें से वो काफी एजुकेटेड है और अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं। मतलब उनकी मैक्सिमम पढ़ाई जो है वो अब्रॉड में ही हुई है। तो मेरे हिसाब से पढ़े लिखे हैं, काबिल है, मैंने ये नहीं बोला, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे एक पप्पू जी हैं, हम उनके संग बैठे, जब हम उनके संग बैठे तो आप भी जानते हैं जब हम उनके संग बैठे होंगे तो गाड़ी रुकी रही होगी, तो हम मान लेते हैं जो उनके गाड़ी की स्पीड रही होगी वो 0 रही होगी। अब जैसे ही बैठे तो आप भी जानते हैं ना कि गाड़ी को जब आगे बढ़ाना तो थोड़ा एक्सीलेटर लेना पड़ता है। बाइक कोई का यही नियम है कि जब आप एक्सीलेटर लेंगे तभी वो गाड़ी चलेगी, नहीं तो वो रुक जाएगी। स्कूटी में भी सेम नियम है। तो हल्का सा हमने एक्सीलेटर लिया, गाड़ी बढ़ना शुरू हुई, और हमने देखा अंत में, जब हमने लास्ट टाइम देखा तो इसकी वेग रही 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब हमको यहां से यहां तक आने में हम मान लेते हैं कि 10 मिनट लगा होगा, 10 मिनट मान ले रहे हैं। अब हमने कहा चलो इसको क्वेश्चन ही बना देते हैं, ये बन गया हमारा क्वेश्चन भी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको सॉल्व करिए, किया जाए। हमको क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। हो सकता है करके देखिए, पॉज कर लीजिएगा, इसको करके देखिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग कर रहे भी होंगे, लेकिन देखिए दिक्कत अगर आप समझिए तो हमारा सूत्र क्या है? A बराबर V माइनस यू अपॉन टी, सिंपल सा सूत्र है। V का मान कितना है भैया? 20 है। U का मान कितना है? 0 है। T का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर T का मान हम 10 रखेंगे, बट ये गलत आंसर हो जाएगा। फिर क्यों गलत हो जाएगा समझिए। देखिए यहां पे जितने भी चीजें हैं ये घंटे में है और ये मिनट में है। अब एक ही क्वेश्चन में एक ही समय के दो अलग अलग मात्रक हम नहीं रख सकते हैं, 1 घंटा और 1 मिनट नहीं रख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस समय को जो कि है 10 मिनट, इसको हम घंटे में बदलें। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी कोई छोटी चीज को बड़े में बदलना होता है तो भाग देते हैं, और बड़ी चीज को छोटा बनाना रहता है तो गुणा करते हैं। ये चीज एक सिंपल सा रूल है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी यूनिट में हमको कोई चीज को कन्वर्ट करना है तो हमें भाग देना है। यहां पे क्या है? घंटा बड़ी यूनिट है और मिनट छोटी यूनिट है, तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने मिनट? 60, तो 60 से इसको हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब 0 ने काटा 0 को, ये हो गया 1/6। 1/6 से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम 1/6 ही रख देंगे, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। 0 ने इसको 0 काट दिया, तो यहां क्या हो जाएगा? 20 में से 0 गया तो 20 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 ऊपर आ गया तो ये हो गया 6। देखिए इसको दशमलव में इसलिए हम नहीं बदलेंगे, कई लोग कहेंगे सर इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है, डेसिमल में चेंज कर देते हैं। डेसिमल में चेंज करने पे एक दिक्कत आएगी कि हमको यहाँ पे लाके फिर से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डेसिमल को फिर से या दशमलव को फिर से खोलना है तो उसको फिर से भिन्न बनाइए, फिर से कैलकुलेशन करिए। तो इसलिए लिए हमने यहाँ पे 1/6 रखा, और 6 जो था नीचे था तो ये ऊपर आ गया, तो 20 गुणे 6 हो गया, और 20 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा त्वरण कितना आ गया? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान था, कोई दिक्कत हुई नहीं था, ठीक है। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस यहां पे लगाने होंगे। अभी क्या है? अभी यहां पे त्वरण के बाद आपको गति के 3 समीकरण दिए जाएंगे, उनमें से एक समीकरण ये भी है। अभी 3 और आएंगे। तो जब ये हम गति के समीकरण बेटा लगाना शुरू करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट हमको और क्लियर होगा, क्योंकि यहां पे फिलहाल यही नहीं आएगा। यहां पे क्वेश्चन फिलहाल बनना शुरू यहीं से होगा, लेकिन गति के जो समीकरण होंगे उसी पे आपके मेन क्वेश्चंस थ्रू आउट रन करेंगे। सफा कर दिया जाए इसको। चलिए अच्छा, अब देखिए त्वरण को हम लोग 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। त्वरण को मेनली हम 2 प्रकार से बांटेंगे। एक होता है त्वरण और दूसरा होता है मंदन। त्वरण और मंदन, ठीक है। अब त्वरण और मंदन क्या होता है, इसको बस हम लोग डिस्कस करके अपना लेक्चर यहां का खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए जो त्वरण होता है बेटा, इसमें हमेशा वेग बढ़ती रहती है, और मंदन में हमेशा वेग क्या होती है? घटती रहती है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।